अस्सलाम वालेकुम। वकील टीवी से मैं हूँ कामरान मुगल। नाज़रीन, आज हम दो तीन मुख्तलिफ इश्यूज़ पर जो है वो बात करेंगे, जिसमें एक खान साहब की कुछ ऐसी मुलाकातें हुई हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उनको कोई ख़तरात लाक हैं। दूसरा, जो मिनी बजट हुकूमत की जानब से मंजूर करवा लिया गया है, उसमें क्या जो अपोजिशन है उसकी कोई नाकामी नज़र आ रही है। और तीसरा ये कि जो नून लीग के जो हैं साबका अपना प्राइम मिनिस्टर इरशाद खान अब्बासी, उनकी जानब से भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो है वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई हैं। इन मौज़ूआत पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो हैं नवाज़ ताहिर साहब मौजूद हैं। मुख्तलिफ अखबारात के साथ ये वाबस्ता रहे हैं। आजकल उम्मत कराची का एक मशहूर अखबार है, उसके साथ वाबस्ता हैं और पंजाब से उसकी ब्यूरो चीफ़ हैं। नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि एक दो रोज़ से खान साहब जो हैं वो ICI के हेड क्वार्टर उनकी जो है वो जाना हुआ, वहाँ पे मुलाकातें हुई और उसके फ़ौरी बाद आज फिर जो है वो आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई। तो ये क्या कोई ऐसा आपको लग रहा है कि कोई मुल्क की ऐसी हालात तो ऐसे नहीं है कि कोई मुल्क को ख़तरा जो फ़ौरी तौर पर ऐसी मुलाकातें हो रही हैं? तो क्या हुकूमत को कोई अपोजिशन से ख़तरा है, जबकि ऐसी कोई बज़ाहिर चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि बजट मिनी बजट आपके सामने जो है वो मंजूर हो चुका है। तो फिर इस मुलाकातों के पस मंज़र आप क्या देखते हैं कि ऐसी मुलाकातें क्यों हो रही हैं, जबकि जिसकी फ़िलवक़्त कोई ऐसी ज़रूरत नज़र नहीं आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, जहाँ तक बात की आपने खान साहब की मुलाकात की, जो हमारे रियासती इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, आपकी मुराद GHQ है, जो हमारे अस्त्री इदारे हैं। वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है और जो तमाम इदारे हैं वो उनका निगरान होता है। मुल्क की सलामती समेत जितने इश्यूज़ हैं उनका ज़िम्मेदार होता है। तो किसी ज़िम्मेदार शख्सियत का अपने किसी इदारे में जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये मामूल की बात है और इस तरह होना चाहिए। अब अगर हम ये सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर है और वो किसी इदारे में जा रहा है बजाय इसके कि वो उस इदारे के लोगों को बुला के ब्रीफिंग दे, तो ये हम इसमें नुक्ते तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्रीफिंग के दौरान, जब आप उनको प्रेजेंट करते हैं तो आप वहाँ बैठ के बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से अगर उन्होंने वहाँ मीटिंग की है, मुलाकातें की हैं, तो यकीनन ये स्ट्रेटेजिकल मुलाकात होगी, वही मीटिंग होगी। उसमें जो अहदाफ हैं या जो टारगेट सेट किए हुए हैं या जिनको सेट करना है उन पे बातचीत हुई होगी। तो गुफ्तगू तो बाहर नहीं आती, ना आनी चाहिए। जितनी ज़रूरत होती है वो हुकूमत अपनी पॉलिसी के मुताबिक, जो भी हुकूमत हो, वो आवाम को बता देती है। एडवा साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं सॉरी, कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर है, उसका हक़ बनता है मुल्क की हवाले से जो है वो अपने उसके ही इदारे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि वक़्त का जो तयन है ना, उसको देखना पड़ता है। मुलाकातों के फ़ौरी बाद आपको पता है आज मिनी बजट जो है वो कल उसको पास करवा लिया गया है। तो इस तनाज़ुर में मैंने पूछा था कि वो यके बाद दीगरे जो है वो पहले उधर ICI हेड क्वार्टर में गए, आज फिर CM उससे आर्मी चीफ से मिले। तो ये कोई ख़तरे की घंटी उन्हें बजती नज़र आ रही थी, या कोई अपोजिशन से वो कोई इस तरह परेशान है? कोई आपको तो पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका हर दौर में जो है वो पार्टियों के साथ जो है वो हाथ रहा है, या आप कह लें उनके दबाव में रही हैं। तो इस तनाज़ुर में सवाल था। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब किसी से भी मिल सकते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं, इशू नहीं है। जी कामरान साहब, मैं अपनी पहली बात ही मुकम्मल करूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना है, मैं समझता हूँ बड़ी ये सेहतमंद एक एक्टिविटी है कि प्राइम मिनिस्टर अपने इदारों में मुतहर्रिक हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में अपनी जो हमारी जोग्राफियाई पोजीशन है खत्ते में, उसको भी सामने रखना पड़ता है, जो स्ट्रेटजी है उसको भी सामने रखना पड़ता है। और पिछले कुछ अरसे से जब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हुई है, वहाँ जो तालिबान हुकूमत कायम हुई है, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के इशूज़ हैं। और जो आपने कुछ अर्सा पहले, बल्कि चंद दिन पहले तक देखा आपने कि तालिबान का एक ग्रुप जो है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों की कोशिश की, कार्रवाइयाँ की, और उसमें पाकिस्तान का कौमी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। ये इश्यूज़ हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, बड़ी क़ुव्वत है, अफरादी क़ुव्वत है।
شہریوں کی بڑی تعداد ہے جو چاہتی ہے کہ فوری طور پر افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اسی طرح لوگ امن بھی چاہتے ہیں. اب امن چاہنا ہے تو جو طالبان کا ایک گروپ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو، ان سارے تناظر کا جو جائزہ لے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے جس کے پاس اس کی پوری انفارمیشن ہوگی. میں اور آپ اگر تھڑے پہ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو ہم جذبات کی بنیاد پہ بات کریں گے، ہم حقائق کی بنیاد پہ بات نہیں کریں گے، سنی سنائی باتوں پر بات کریں گے. تو پرائم منسٹر کا ان حالات میں وہاں جانا میرے پوائنٹ آف ویو سے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسٹریٹجیکل ایشوز ہیں ان پہ بات ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم اس کو جو سیاسی تناظر ہیں، سیاسی تناظر میں اس کو دیکھیں، سیاسی حالات جو ہیں، سیاسی حالات الگ ہیں، ان حالات کو میں اس سے بالکل نہیں سمجھتا کہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم پریشان ہے یا حکومت کو کوئی خطرہ ہے، دیکھیے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، ترقی پذیر جو ممالک ہوتے ہیں اور جن کی جغرافیائی حالت ہمارے جیسی ہوتی ہے اور جن کی معاشی حالت بھی ہمارے جیسی ہوتی ہے، وہ ہر وقت خطرات میں رہتے ہیں اور ہر وقت خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور اگر اس خطرات سے مراد آپ کی حکومت کو خطرہ ہے، پرائم منسٹر کو خطرہ ہے، تو پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں ہے، نہ مستقبل قریب میں نظر آتا ہے جو یہ سمجھے کہ اس کو ہر لمحے خطرہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں ہماری کوئی کسی اخلاقیات کی بنیاد پہ نہ تو سیاست ہوتی ہے، نہ حکومت ہوتی ہے. ایون بعض معاملات میں تو ہم عبادت بھی اخلاقیات کے اس میں نہیں کرتے ہیں. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو چلے ہو گیا پرائم منسٹر کا، آپ نے بتا دیا. منی بجٹ پہ جو تھا وہ اپوزیشن نے ایک واویلا کھڑا کیا ہوا تھا کہ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ. تو یہ اپوزیشن کی ساری بھڑکیں اور اتنے دنوں سے جو ہے وہ حکومت کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، ہمیں عوام کا خیال ہے، عوام کو ایسے نعرے آپ نے سنے ہیں، ایسے دمنگ اعلانہ سنے ہیں. اس میں میاں شباز شریف لگا لیں، پیپلز پارٹی کے کرتا درتا لگا لیں، بلول بھٹو کے بیانات ہیں. لیکن پھر بھی چپکے چپکے بجٹ پاس ہو گیا، وہی کام جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن یہ جو پارٹی ہیں ان کا نعرہ جو ہے وہ دب گیا. یہ کیا گورکھ ہے، دھندا بنا ہوا ہے کہ حقیقت سامنے نہیں آ رہی؟ اتنا شور غل مچا لیکن منی بجٹ پھر پاس ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جسے ہم منی بجٹ کہتے ہیں، جو منی بل ہے، ضمنی مالیاتی بل اس لیے ہم کہتے ہیں، فائنانس امینڈمنٹ بل اس کا جو اوریجنل نام ہے، تو یہ چپ کر کے چپکے خاموشی کے ساتھ نہیں پاس ہوا. یہ پورے زور و شور کے ساتھ ہوا. اس میں حکومت کو ووٹ زیادہ ملے عددی اکثریت سے اور اپوزیشن کو کم ملے. جہاں تک ضمنی بجٹ کی بات ہے یا منی مالیاتی بل جو ہے، منی بل جو ہے، امینڈمنٹ بل جسے ہم کہتے ہیں، فائنانس امینڈمنٹ بل جو ہے، یہ کیوں لایا گیا؟ دیکھیے جب بجٹ بناتے ہیں تو آپ کے جو اہداف ہوتے ہیں کچھ، کہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے، اتنا سرمایہ آئے گا اور یہ ہم نے اخراجات کرنے ہیں. ان میں توازن نہ ہونا، آپ کی آمدنی کم ہونا، آپ کے مسائل کا بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کی گورننس کیسی ہے. جب آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کا انفراسٹرکچر پراپر نہیں ہوگا، آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پائے ہوں گے، تو اخراجات تو آپ روک نہیں سکتے. نہ ریاستی اخراجات روک سکتے ہیں، نہ دفاعی اخراجات روک سکتے ہیں. تو مہنگائی کو آپ کنٹرول اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کی نہیں ہے، گورننس نہیں ہے. تو ان حالات میں آپ کو معاملات حکومت چلانے کے لیے پھر نیا مالیاتی بل لانا پڑتا ہے، آپ کو پھر نئے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. اور اس طرح کا جو ضمنی بجٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہر حکومت پیش کرتی ہے. وہ تو پیش کرتی ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو پارٹیاں جو شور غل مچا رہی تھیں ان کا کیا فائدہ، ان کو کیا میں ملا؟ اسی طرف آ رہا ہوں. تو یہ بھی اسی طرح پیش کیا گیا ہے. جہاں تک تو اس ترمیمی فائنانس بل جو ہے، ضمنی بجٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ضمنی فائنانس بجٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اس میں عوام کو دیا کچھ نہیں گیا، عوام سے لیا گیا. اس سے عوام کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. سوال ہے اب اپوزیشن جماعتوں کا. اپوزیشن جماعت کون سی ہے جو اقتدار میں نہیں رہی؟
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही, नून लीग ने लंबा इक़्तिदार एंजॉय किया। जब ये लोग हुकूमत की बात करते हैं तो और बात करते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो और बात करते हैं। हमारे अपने मसाइल ले लें, हम जर्नलिस्ट हैं, तो जब ये अपोजिशन में होते हैं तो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे हर बात की ये तायद करते हैं कि आपको बर वक्त सैलरी मिलनी चाहिए, आपको कानून के मुताबिक सैलरी मिलनी चाहिए, आपके जो कानूनी हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन जैसे ये हुकूमत में जाते हैं तो फिर ये हमारी कोई बात नहीं सुनते, फिर भी ये हुकूमत होते हैं। तो अब ये सारे एक हैं। इनमें अगर कोई ये समझे कि वो आवाम का खैर खा ज़्यादा है, वो उसका खैर खा कम था, ये सारे एक ही टहनी पे बैठे हुए परिंदे हैं, जिनको कोई गन से डराता है, कोई गुलेल से डराता है, कोई आंख के इशारे से डराता है और अपना काम कर लेता है। डराने वाले जो हैं वो हैं जिन्हें हम आलमी मालियाती इदारे कहते हैं। तो आलमी मालियाती इदारे के सामने कोई नहीं ठहर पाता, उनकी बात मानना पड़ती है। ये नारे भी सारे नूरा कुश्ती है, इससे आगे कुछ नहीं है। अपोजिशन के शोर-ओ-गुल को आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर अपोजिशन के पास अफरादी क़ुव्वत होती, उनकी बात में कोई जान होती, दम होता या अवाम में शऊर होता, अवाम इस महंगाई को महंगाई समझते, ये जुल्म बर्दाश्त ना करते, खुद सड़कों पे आते। अवाम खुद सड़कों पे इसलिए नहीं आते कि उनके पास की आदत नहीं है, जो कायदीन हैं उनके मसाइल और हैं। अब इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि इतनी टैक्सेशन हो गई है, इतने टैक्स बढ़ गए हैं कि आम आदमी अब शायद जी ना सके, खुदकुशियाँ अल्लाह न करे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, चूल्हे ठंडे होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो आजकल सर्दी है, गैस की वजह से, फ्यूल की वजह से ये इशू है, अदरवाइज़ भी अब लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। तो अवाम सियासी क़यादत में कोई दम नहीं है, अवाम तनहा सड़कों पे निकल के क्या करेंगे? ये सियासी जमातें सियासी नारे लीड करने वाला कोई नहीं है तो उन्होंने अकेले निकल करना। अच्छा, ये बात ठीक है। अच्छा, ये मेरे नवाज साहब बताइएगा कि जो अपना PMLN के मरकज़ी रहनुमा है शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ फ़ोन आया ऊपर से, ऐसी कोई उन्होंने बात की है कि जो है वो इन्होंने अपने अति नंबर पूरे कर लिए हैं। तो इस बात से एक स्मेल ये मिलती है कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ है। कभी हमें नज़र आता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ है, इनको बढ़ावा देती है, पुश करती है कि हुकूमत को ज़रा थोड़ा सा डराएं धमकाएं, कभी उसके साथ होती है। तो ये असल में हो क्या रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है वो हुकूमत के साथ नज़र आती है या अपोजिशन के साथ नज़र आती है, या ये एक ना समझ आने वाली चीज़ है? कामरान साहब, जो सबसे बुनियादी बात तस्लीम करने वाली है वो ये है कि कौम के असल मुजरम हम लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं। हम बददियानत हैं, हम दियानतदारी के साथ बात नहीं करते, हम सिर्फ बयान दर बयान बात करते हैं, जो जिसने बयान दिया उसके बयान के मुताबिक बात कर दी। हम सोसाइटी को आगाह नहीं करते, गुमराह करते हैं, आगाही नहीं फैलाते, गुमराही फैलाते हैं। यही सूरत हाल जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनकी क्या पोजीशन थी, या इनसे पहले कोई और था तो उनकी क्या पोजीशन थी। जब असम्बली में हुकूमत कोई बिल लाती है तो हुकूमत के तमाम लोग उसकी हमायत कर रहे होते हैं, अपोजिशन के लोग उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं। बात अददी अक्सरियत की होती है, अंदर कुछ नहीं होता। अगर तो जो अवामी नुमाइंदगान है, जिन्हें अवाम मुंतखब करते हैं, जो हल्के के लोगों के वोट लेके आते हैं, अगर तो उन्होंने हल्के के लोगों की बात करनी हो तो आप बड़ी आसानी से इस पाक ज़मीन में बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो लोग तो अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपनी सियासी जमात के मौक़िफ़ की तायद करते हैं, वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। मैं बिल्कुल खुले दिल से, खुले अल्फाज में बड़ी क्लियर कट ये बात करता हूँ कि इनमें से कोई आवाम का नुमाइंदा नहीं है। ये ख़वास के नुमाइंदे हैं, ये अपनी ज़ात के नुमाइंदे हैं, अदरवाइज़ इससे आगे कोई बात नहीं है। ये बात आवाम को सोचना चाहिए, अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए और अपने वसाइल ऐसे पैदा करने चाहिए कि इन लोगों के पीछे हम बिल्कुल फ़कीरों की तरह ना फिरे। बकारी ये लोग हैं जब आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं, हम वोट देते हैं और ख़ुद बकारी बन जाते हैं और ग़ुलाम बन जाते हैं। ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें हमने अपने शऊर से तोड़नी है, अपनी खुशहाली शऊर से लानी है और हिम्मत और जुर्रत से लानी है। और यही बात अवाम को सीखना होगी। स्क्रीन से छपे हुए जो कागजात हैं उनसे शऊर के साथ कि स्क्रीन पे बैठा कोई शख्स जो बात कर रहा है
وہ اس کی زمینی حقائق اس کے کیا ہیں، جو اخبار میں چھپا ہے اس کے زمینی حقائق کیا ہیں، اس کو ڈٹرمن کرنا، اس کا تعین کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں، اگر وہ شعور کا استعمال کریں، بھیڑ چال چھوڑ دیں تو۔ بہت شکریہ نواز بھائی، آپ نے بڑا وقت دیا۔ دیکھیں نواز صاحب کی آپ نے باتیں سنی، بڑی سچی اور کھری باتیں انہوں نے کی ہیں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ، کوئی انہوں نے چھپایا نہیں چیزوں کو۔ تو یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے یہ شعور رکھتی ہے، لیکن ان میں جو ہے وہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں اپنے جو لیڈر ہیں، جو انہیں لیڈ کریں گے، جو ملک کی آگے بغداد سنبھالیں گے، وہ کس قدر جو ہے وہ کس لیول کے ہونے چاہیے، اس طریقے کے لوگوں کو جو ہے وہ چن کر حکومت میں لایا جائے، تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں، جس میں مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر جو ہے معاملات جو ہے وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ لوگوں کے جو چولہے جو ہے گھروں کے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، تو ان کی مالی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے سدباب کے لیے عوام کو لازمی طور پر سوچنا ہوگا کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے یا ایسے لیڈر کو چنا جائے جو ان کے حالات زندگی کو بدل سکے، نہ کہ پھر سے وہی جو پرانے گھسے پٹے جو سیاستدان ہیں، جو جن کے نروں میں اگر عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ دے کر اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے اور بعد میں جو ہے وہ روتی اور بدوائیں دیتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو بدل کر، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے کر، ان میں شعور بیدار کر کر جو ہے وہ نئے پاکستان کی خود سے بنیاد رکھے، تاکہ زندگی کے حالات بدل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔